नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी के हिंदी का सिलेबस। उसी क्रम में आज पहला वीडियो है और हम शुरुआत करेंगे संधि से। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि दो वर्ण में आते हैं स्वर और व्यंजन। मुझे लगता है कि इतना नॉलेज तो सबको होगा ही कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। फिर भी अगर नहीं हो तो मोटा मोटी जो मात्राएं हैं अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ आदि, इनको स्वर कहते हैं और क ख ग घ ड़ से क्षत्र ज्ञ तक इनको व्यंजन कहते हैं। जब हम इनको मिलाते हैं, जैसे दो स्वर भी हो सकते हैं, दो व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक विसर्ग भी होता है। विसर्ग को वही अंग और अह को विसर्ग बोलते हैं और अंग को अनुस्वार बोलते हैं। तो विसर्ग भी हो सकता है, यानी कि स्वर व्यंजन और साथ में विसर्ग। जब इनको मिलाते हैं और मिलाने से विकार उत्पन्न होता है। यहाँ पर यह शब्द बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लायक है कि उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि जब शब्दों को मिलाया जाता है और दो शब्दों को मिलाने के कारण उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, उस विकार को ही संधि कहते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि विकार क्या होता है और कैसे उत्पन्न होता है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा अ या आ प्लस, धन बोलते हैं इसको हिंदी में, लेकिन हम प्लस ही बोलेंगे, अ या आ। तो इधर अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, इधर भी अ भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। लेकिन भले ही अ हो या आ हो, चाहे आ हो या आ और अ हो, फिर भी मिलकर हमेशा आ ही बनेगा। उसी तरह यदि अ के साथ ई इनको जोड़ा जाए, यानी कि दो वर्ण अ और ई को मिलाया जाए, तो ए बनेगा। देखिए, अब ना तो अ है ना ई है, नया वर्ण बना ए। इसको विकार बोलते हैं और इसी विकार को हम संधि कहते हैं। इसके आगे देखिए, औ और अ को मिलाने के बाद आव, ये ध्वनि उत्पन्न होती है। ये हम आगे के नियमों में पढ़ेंगे कि किन वर्णों को मिलाने के कारण, किन वर्णों को मिलाने के बाद कौन सा वर्ण बनता है, कौन सा विकार उत्पन्न होता है। ये हम आगे जब संधि को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। जहाँ तक बात की जाए संधि के प्रकारों की, तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर वही मात्राएं, व्यंजन जो मात्राओं के बिना जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जैसे क ख ग घ ड़, ये व्यंजन हो गए। और विसर्ग इसको कहते हैं, ये अ के पीछे जो दो बिंदु लगे हैं ना, ये विसर्ग है। अब मुझे लगता है आपको आइडिया हो गया होगा स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है और विसर्ग क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि दो वर्णों यानी कि स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं। विकार इस प्रकार से होता है जैसा कि हमने उदाहरणों के द्वारा समझा था। अ या आ प्लस अ या आ हमेशा आ ही बनेगा। अ प्लस ई हमेशा ए बनेगा। औ और अ हमेशा आव बनेगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम वो अलग से पढ़ेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब आगे चलते हैं। संधि में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि से। तो देखिए, स्वर संधि की पहचान ये है कि प्लस के साइन के यानी कि धन का जो चिन्ह है, इसके दोनों तरफ स्वर होंगे। जैसे अ प्लस अ या आ प्लस आ, ई प्लस अ, उसी तरह से उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, लेकिन दोनों ही साइड में इसके स्वर होंगे, इधर भी और इधर भी।
स्वर संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब एक तरह के प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, या फिर निम्न में से स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है, या स्वर संधि के भेदों का नाम, मतलब ये भी याद रखना जरूरी है कि इसके 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो इसको इजी वे में पढ़ने के लिए मैंने लिखा है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इन 5 शब्दों को अगर आप 10 बार बोलने की कोशिश करेंगे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इसी क्रम में बोलना है, क्योंकि यही क्रम है स्वर संधि का, यही सीक्वेंस है। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ऐसा बोलते रहने से ही मुझे लगता है आपके दिमाग में वो चलने लग जाएगा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ऐसा करके आपको स्वर संधि याद भी हो जाएगी। अब देखिए कि संधि विच्छेद कैसे किया, माफ कीजिए, संधि कैसे की जाती है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है समान धन अंतर, समान प्लस अंतर, नया शब्द बना समानांतर। अभी हमने पहले एक उदाहरण देखा था अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ, लेकिन वो बनता कैसे है वो देखते हैं। तो देखिए कि हर शब्द या तो मात्रा के साथ होगा या बिना मात्रा के होगा। जैसे ये जो स लिखा हुआ है, एक मिनट इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये जो स लिखा हुआ है, ये जो मा और ये न, इन सब में मात्राएं हैं। स में अ की मात्रा है, मा में आ की मात्रा है और न में अ की मात्रा है। इसके बाद आगे अ के ऊपर बिंदी, इसको पढ़ते तो वैसे हैं अंतर, तो न पढ़ते हैं तो न लिखना भी है। जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो अ के बाद न है, न के बाद त। देखिए कैसे, अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अ, स में अ की मात्रा, मैंने समान और अंतर को अलग अलग करने की कोशिश की है। देखिए अ, फिर म में आ की मात्रा। अब स के नीचे और म के नीचे हलंत लगा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर हमने मात्राओं को अलग अलग किया है, वर्ण विच्छेदन बोलते हैं इसको। तो स में अ की मात्रा, म में आ की मात्रा और न में अ की मात्रा। जब हमने इनमें से मात्राओं को अलग किया, ये मात्राएं हमने अलग लिखी, तब हमने इन व्यंजनों को यानी कि स, म और न को हलंत करके लिखा। हलंत यानी कि आधा करके लिखा, क्योंकि अब हमने मात्राएं अलग कर दी है, तो बिना मात्राओं के कोई भी जो व्यंजन होता है वो आधा ही माना जाएगा। आप ऐसे मान लीजिए कि बिना मात्रा के कोई भी व्यंजन मृत माना जाएगा, और मात्रा को उसकी आत्मा समझ लें, ऐसे समझने के लिए। हाँ, तो देखिए स, अ, म, आ और न, अ। स में अ की मात्रा, म में आ की मात्रा और न में अ की मात्रा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये जो वास्तव में धन का चिन्ह है वो ये यहाँ पर लगा हुआ है बीच में। तो इसको ही बीच में मानते हुए इसके लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं, बाएं और दाएं, जो भी हाँ मात्राएं, स्वर या व्यंजन जो भी हो, उनको हमें जोड़ना है और उनसे विकार उत्पन्न होगा। जैसे कि यहाँ पर समान और अंतर के बीच में यहाँ पर ये प्लस का निशान लगा हुआ है, तो हमको भी जब हम इसको अलग अलग कर रहे हैं तो इस मूल निशान को याद रखना है कि ये वाला निशान कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये स अ के बीच में भी प्लस लगाया है, म आ के बीच में भी प्लस लगाया है, न अ के बीच में भी प्लस लगाया है, लेकिन हमें याद रखना है इसको, इस बीच वाले प्लस को याद रखना है। अब इस बीच वाले प्लस से राइट साइड में अ के बाद न क्यों, क्योंकि अ के ऊपर बिंदी लगी हुई थी, इसलिए अ न। फिर तर को अलग अलग करते हैं, त में अ की मात्रा और र में भी अ की मात्रा। हमने त और र और उससे पहले इस न को हलंत करके लिखा, क्योंकि ये बिना मात्राओं के हो गए। न तो वैसे भी बिना मात्रा का है, क्योंकि अनुस्वार लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, आधा न, इस बिंदी को आधा न या म ही माना जाता है, पंचम अक्षर माना जाता है, 5वां अक्षर। अब इससे आगे देखिए,
हमने अभी इन सब को एक बार अलग अलग किया और बीच वाला ये प्लस का निशान। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। बाकी सबको आप एक बार, जैसे ये मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, इनको आप छोड़ दीजिए क्योंकि इनमें संधि करनी ही नहीं है। वास्तव में संधि इस अ और इस अ के बीच में होनी है। ये अ कहाँ से आया? आपको पता चला कि न में अ की मात्रा है, इसलिए ये अ यहाँ पर आया है। तो अब न को इसके साथ में रखते हुए, न को साथ में रखने का भी एक कारण है कि जब विकार उत्पन्न होगा, ये जैसे ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए, जब विकार उत्पन्न होगा तब समान और अंतर, यहाँ पर फर्क दिखने में आएगा कि न में आ की मात्रा नांतर ऐसे हो गया। इसलिए न को भी साथ में लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, हमने न को यहाँ पर साथ में रखा और उसके बाद में आगे ये अ। वास्तव में ये अ और ये अ, इनमें ही संधि होनी है, लेकिन हम न को साथ में रख रहे हैं क्योंकि ये पहले वाला जो अ है, ये वाला, ये न के साथ है, इसलिए हमने न को साथ में रखा। अब उसके आगे देखिए, न को वैसे के वैसा रखते हुए अ और इस अ को मिलाकर आ की मात्रा बना देते हैं। ठीक है। अब ये आ की मात्रा क्यों आई? क्योंकि अ और अ मिलकर आ बनाते हैं। कौन सा नियम है, कौन सी संधि है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ये सिर्फ एक उदाहरण है। तो न के साथ आ, आधा न, उसके बाद में आ, तो मिलकर ना बन जाएगा। क्योंकि आधे न के आगे जो भी मात्रा होगी, आधे व्यंजन के आगे जो भी मात्रा होगी, उस मात्रा को हम लोग उस व्यंजन में लगा देंगे। ठीक है। तो वापस देखिए, स और अ मिलाकर स बना, म और आ मिलाकर मा, न और अ, न के आगे अ था, उसके बाद में एक और अ था, इन दोनों अ को मिलाकर ना बना, तो न के आगे आ की मात्रा। ना क्यों हुआ? क्योंकि न के आगे यहाँ पर आ की मात्रा बची, तो हमने उसको ना लिख दिया, ये ना। अब उसके बाद जब आप ऐसे मान लीजिए, जैसे गणित में फॉर्मूला होता है, आपस में कट जाती है संख्याएं, तो ये अ और ये अ, ये आपस में कट गए। यहाँ पर ये और ये कट कर आ बना, आ बन गए। क्योंकि ऊपर वाले दोनों अ कट गए, तो वो वापस नहीं आएंगे। अब उनके बाद में क्या था? आधा न, यानी कि बिंदी। तो बिंदी को एक बार के लिए ऐसे आधा न खुला लिख देते हैं। फिर त अ बराबर त, र अ बराबर र, तो मिलकर बना ये समानांतर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है, किस प्रकार हम किसी भी अक्षर को अलग अलग करके, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके आसानी से समझ सकते हैं कि विकार कैसे उत्पन्न होता है, कौन कौन से स्वरों का या व्यंजनों का उनको मिलाकर संधि करनी है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं वर्ण विच्छेदन के। जैसे देखिए, यहाँ पर रमा प्लस ईश बराबर रमेश बनाया। न तो रमा में ई ए की मात्रा है, न ईश में ए की मात्रा है, फिर भी यहाँ पर रमेश म में ए की मात्रा है। कैसे हुआ? मान लीजिए, हमने इनको अलग अलग करके लिखा। र में अ की मात्रा, इस र में अ की मात्रा, और मा, म में आ की मात्रा। आगे ई खुद एक मात्रा है, और उसके बाद श, तो श में भी अ की मात्रा। अब देखिए, हमने सारे व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा है, तो इनके नीचे हलंत लगाया है, क्योंकि मात्रा को अलग करने के बाद कोई भी व्यंजन पूरा नहीं रहता है, वो आधा हो जाता है। आधा जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, आधा र आधा क, वैसे आधा हो जाता है। आधा को स्वतंत्र रूप से लिखने पर नीचे हलंत का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर संधि किसकी करनी है? ये आ और ई की संधि करनी है, तो वापस आ और ई नहीं आएंगे। जैसे मान लो कि अब आगे हम संधि पढ़ेंगे, आ प्लस आ बराबर आ, उसको माना तो विकार ही जाएगा। ऐसे नहीं है कि सेम टू सेम वापस आ गया, आ के बाद आ ही वापस आ गया, ऐसा नहीं है। वो एक नियम होता है
स्वर संधि का। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आ और ई ये दोनों कट जाएंगे और ए बनेगा। तो वापस आ और ई को नहीं लिखना है, हमने सिर्फ ये र अ फिर म के बाद जो बचे ए और उसके बाद श, बस इतना ही लिखना है। कैसे? ये र अ वापस आ गया, म वापस आ गया और ये दोनों कट कर ए के रूप में वापस आ गए, श अ श वापस आ गया। तो र म ए श क्या बना? रमेश। इसके बाद देखते हैं प्रति प्लस एक। तो प्रति में प आधा होता है, क्योंकि इसको बोलकर जब हम देखेंगे तो प आधा है, र पूरा है। यहाँ पर लिखावट पर मत जाइए कि प पूरा लिखा हुआ है तो प पूरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। नियम यह है कि जो नीचे होता है वो पूरा होता है, जो ऊपर होता है वो आधा होता है। और बोलने में भी हम पूरा किसको बोलते हैं? र को बोलते हैं और प को आधा बोलते हैं। हाँ, तो प के बाद र के बाद अ की मात्रा, फिर त के बाद ई की मात्रा, उसके बाद ए और क में अ की मात्रा। तो यहाँ पर संधि होगी इस ई और इस ए की। संधि का नियम है कि ई के बाद अगर ए आता है तो वो ये बन जाता है, ये वाला ये से यज्ञ वाला ये। वापस लिखते हैं, प के बाद र और र के बाद अ की मात्रा वैसे ही वापस आएगी। त के बाद जो संधि हुई ई और ए की वो ये बन गया, ई और ए कट जाएंगे और वापस बचेगा ये। तो त के बाद ये, फिर क और अ वापस ऐसे के ऐसे, तो त के बाद ये और क, प्रत्येक बचा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि संधि कहते किसको हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वर्ण में स्वर और व्यंजन आते हैं, ये देखिए। और उसके बाद संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि की पहचान स्वर के साथ स्वर का आना, स्वर प्लस स्वर, और स्वर संधि के भेद दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि हुआ। और फिर हमने उदाहरण देखे कि संधि में वर्णों को मिलाया कैसे जाता है। अब इसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर संधि, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि। इसका अन्य नाम है समान स्वर संधि या सवर्ण संधि, क्योंकि इसमें मिलते जुलते वर्णों को आपस में मिलाकर इसको बनाया जाता है, विकार उत्पन्न होता है। इसमें हमेशा यह होता है कि स्वर दीर्घ हो जाता है, यानी कि बड़ी मात्रा आ जाती है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ और अ होगा तो आ बनेगा, आ भी आ ही बनेगा। आगे देखिए, नियम देख लेते हैं इसके। अ या आ प्लस अ या आ बनेगा हमेशा आ, यानी कि बड़ी मात्रा। अ आ में से दीर्घ कौन हुआ? आ। उसी तरह ई धन ई बराबर ई, जो बड़ी वाली मात्रा है वो बनेगी, क्योंकि ये दीर्घ मात्रा है। और उसी प्रकार उ या उ प्लस उ या उ बराबर उ, दीर्घ वाला उ, बड़ी मात्रा वाला, जैसे अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बड़ा ऊ, बड़ी ई, वैसे। और इसके साथ ही री से ऋषि प्लस री से ऋषि, री प्लस री बराबर ये दीर्घ री। इसका प्रयोग नहीं होता आजकल, लेकिन नियम है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये मात्रा, ये मात्रा और ये मात्रा, ये दीर्घ मात्रा है। नियम देखिए, चाहे दीर्घ हो या लघु हो, बनेगी हमेशा दीर्घ मात्रा, बड़ी मात्रा ही बनेगी। इन सब नियमों का परिणाम दीर्घ स्वर है। देखिए, आ दीर्घ है, ई दीर्घ है, ऊ दीर्घ है और री, ये भी दीर्घ वाला री है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आगे के जो उदाहरण है, प्रत्येक नियमों से उदाहरण लेकर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी